नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली 24/7। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य, खास पेशकश लेकर इंडिया रिपोर्टर्स, जहां खबरें सिर्फ दिखाई नहीं जाती बल्कि उनसे जुड़े हर सवाल का जवाब भी तलाशा जाता है, जहां सत्ता के गलियारों की हर हलचल पर हमारी पैनी नजर होती है, जहां सरहद से लेकर सड़कों तक हर बड़ी खबर और अहम खबर पर हम आपके लिए लेकर आते हैं डिटेल रिपोर्ट, वो भी सीधे ग्राउंड जीरो से। हमारे रिपोर्टर्स ग्राउंड से आपको बताते हैं कि इस खबर की ग्राउंड रियलिटी क्या है। तो आइए देखते हैं आज की बड़ी खबरें इंडिया रिपोर्टर्स में। और चलिए बात करते हैं बिहार विधानसभा में हुए उपचुनाव की, जहां पर बांकीपुर सीट पर हर किसी की नजर थी, क्योंकि यहां से जनसुराज के प्रशांत किशोर लड़ रहे थे और बीजेपी का ये सीट गढ़ मानी जाती है। लेकिन इन सब के बीच में जनसुराज के प्रशांत किशोर की तरफ से बड़ी सेंध लगा दी गई है। उन्होंने इस सीट को न केवल जीता है बल्कि 18,953 रिकॉर्ड मतदान से इस सीट को अपने नाम कर लिया है। 30 जुलाई को हुए मतदान के बाद 3 अगस्त को पटना के बोरिंग रोड स्थित एएन कॉलेज में सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हुई थी। शुरुआती राउंड से बढ़त बनाने वाले प्रशांत किशोर ने आखिर तक अपनी लीड बरकरार रखी। बीजेपी के नीरज कुमार दूसरे स्थान पर रहे, जबकि आरजेडी की रेखा कुमारी तीसरे नंबर पर रही। बांकीपुर विधानसभा सीट लंबे समय से बीजेपी का गढ़ मानी जाती रही है। ऐसे में सीट पर प्रशांत किशोर की जीत को जनसुराज के लिए बड़ी राजनीतिक सफलता माना जा रहा है। ये प्रशांत किशोर का पहला चुनाव था और उन्होंने अपनी चुनावी पारी जीत के साथ शुरू की है। चुनाव आयोग और जिला प्रशासन ने काउंटिंग को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से पूरा कराने के लिए खास इंतजाम किए। मतगणना के दिन इलाके में वाहनों की आवाजाही को सुचारू रखने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने विशेष दिशा निर्देश जारी किए। एएन कॉलेज परिसर और आसपास के इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी कर दी गई। केंद्र के अंदर सिर्फ उन्हीं लोगों को प्रवेश मिला जिन्हें निर्वाचन आयोग ने आधिकारिक पास जारी किया। प्रत्याशियों और उनके चुनाव एजेंट्स की एंट्री के लिए एएन कॉलेज का गेट नंबर 1 निर्धारित किया गया और सख्त चेकिंग के बाद उन्हें अंदर जाने दिया गया। अब जरा आप ये समझिएगा कि बीजेपी ने अपनी हार को स्वीकार कर लिया है। बांकीपुर उपचुनाव की मतगणना के बाद बीजेपी ने ये कहा है, प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से ये बयान सामने आया है कि जो जनता ने चाहा हमने उसे अब स्वीकार कर लिया है, हमने उसे मान लिया है। और ये बयान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी की तरफ से आया। उनका कहना है कि जनता ने जो परिणाम दिया उसे सिर झुका करके हम स्वीकार करते हैं और ये भी कहा कि हम समीक्षा करेंगे, हम समझेंगे कि आखिरकार हमसे बांकीपुर की जनता दूर क्यों हुई, क्योंकि बीजेपी का ये गढ़ था। लेकिन जनसुराज के नेता जैसे ही यहाँ से उतरे, उन्होंने जीत का ऐलान कर दिया, सीधे जीत दर्ज करते हुए यहाँ का इतिहास तक पलट करके रख दिया है। अब इस सीट से जीतने के बाद जनसुराज की तरफ से, पार्टी की तरफ से, प्रशांत किशोर की तरफ से बयान भी सामने आ गया। उन्होंने कहा कि हमें एक ऐसे मुख्यमंत्री की आवश्यकता है जो कि प्रदेश पर ध्यान दे। हालांकि बीजेपी की सरकार अभी भी बिहार में बनी हुई है, लेकिन इस सीट पर प्रशांत किशोर का जीत करके आना एक बड़ा राजनीतिक उलटफेर माना जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट मृत्युंजय के साथ मैं मीनाक्षी रजत, इंडिया डेली, नोएडा। बीजेपी के सीनियर लीडर सिद्धार्थनाथ सिंह जी सर लगातार विपक्ष हंगामे कर रहा है और दान की पेटी लेकर आज प्रदर्शन किया है। विपक्ष का काम है कि सदन में आकर सवाल पूछें, नहीं बाहर जो होते हैं गुंडे मवालियों की तरह से वो करना चाहते हैं, वो नहीं करना चाहिए। मैं उनको यही सलाह दूंगा, आप विपक्ष में हो, एक सम्मानित लोग हो जिनका कहीं ना कहीं आपकी विधानसभा में आपका सम्मान है और इसलिए आप चुने गए हो। तो आप क्या कर रहे हो? अंदर आइए, सवाल पूछिए और सवाल का फिर हम लोग जवाब देंगे, मगर हंगामे करने से कोई सवाल का, आपके सवालों का हल नहीं होता है। छात्रों के हुए लाठीचार्ज को लेकर बात कर रहे हैं, पप्पू यादव जिस तरह से संसद के अंदर भगवा वेश में पहन के आए, तो इन सबको जोड़कर भी नहीं, वो चिल्लाते हैं तो मैं पूछ लेता हूं उनसे, भाई साहब केरल में भी हंगामा हुआ था छात्रों का, उन पे एफआईआर हुआ, आप क्यों नहीं पूछते? पंजाब में भी पेपर लीक हुआ, आप वहां पे जाके क्यों नहीं शोर मचाते? कहाँ है राहुल गांधी, कहाँ है समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव, और कहाँ है वो जो कॉकरोच वाले? पूछो ना उन लोग से, क्यों पंजाब नहीं जाते, क्यों कर्नाटका नहीं जाते? खाली दिल्ली दिखता है और वहां से चेतावनी देंगे उत्तर प्रदेश को, वो भी योगी आदित्यनाथ को, गलती ना कर ले। ये जो है भारतीय जनता पार्टी का राज्य है और यहाँ पे मुख्यमंत्री कोई और नहीं, योगी आदित्यनाथ है। सदन के पटल में संबल हिंसा को लेकर न्यायिक आयोग का जो रिपोर्ट वो आज रखा जाएगा। देखिए जो आएगा उस पर देखेंगे हम लोग, रिपोर्ट जब आती है जब भी बोल सकते हैं, उसके पहले मैं कुछ भी बोलूं तो उचित नहीं होता, क्योंकि सवालों का हल नहीं होता है।
अब छात्रों के हुए लाठीचार्ज को लेकर बात कर रहे हैं, पप्पू यादव जिस तरह से संसद के अंदर भगवा वेश में पहन के आए, तो इन सबको जोड़कर भी नहीं, वो चिल्लाते हैं तो मैं पूछ लेता हूं उनसे। भाई साहब, केरल में भी हंगामा हुआ था छात्रों का, उन पे एफआईआर हुआ, आप क्यों नहीं पूछते? पंजाब में भी पेपर लीक हुआ, आप वहां पे जाके क्यों नहीं शोर मचाते? कहाँ है राहुल गांधी, कहाँ है समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव, और कहाँ है वो जो कॉकरोच वाले? पूछो ना उनसे, क्यों पंजाब नहीं जाते, क्यों कर्नाटका नहीं जाते? खाली दिल्ली ही दिखता है, और वहां से चेतावनी देंगे उत्तर प्रदेश को, वो भी योगी आदित्यनाथ को, गलती ना कर ले। ये जो है भारतीय जनता पार्टी का राज्य है, और यहाँ पे मुख्यमंत्री कोई और नहीं, योगी आदित्यनाथ है। और सदन के पटल में संबल हिंसा को लेकर न्यायिक आयोग का जो रिपोर्ट वो आज रखा जाएगा। देखिए, जो आएगा उस पर देखेंगे हम लोग, रिपोर्ट जब आती है जब भी बोल सकते हैं, उसके पहले मैं कुछ भी बोलूं तो उचित नहीं होता, क्योंकि हम लोग को मिलती नहीं है। और एक आखिरी सवाल, सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार 100 विधानसभा क्षेत्रों का दौरा कर चुके हैं। अभी तक विपक्ष की बात करें तो अमूमन गाजियाबाद के दादरी से अखिलेश यादव ने किया था, मायावती ने अक्टूबर, यानी 100 और 1 मतलब 100 कर चुके, अभी तक इन लोग 1 कर चुके हैं और सोशल मीडिया पे ही एक्टिव है। उनको लगता है मैं कछुआ बन जाऊं तो जीत जाऊंगा। मगर राजनीति में ऐसा नहीं होता, जनता कहती है कछुआ मत बनो, मोदी जी के शेर की तरह बनो और आओ और हम लोग की रखवाली करो। वो तो कर नहीं पाते, तो विश्वास जनता को योगी आदित्यनाथ पे है उत्तर प्रदेश में, नहीं अखिलेश या राहुल गांधी पर। तो बिल्कुल साफ तौर पे बीजेपी के सीनियर लीडर सिद्धार्थनाथ सिंह, जिनका साफ तौर पे कहना है कि मुद्दों की बात सदन के अंदर की जाएगी, बाहर प्रदर्शन करने की जरूरत नहीं है और हम जवाब देने के लिए तैयार। वीडियो जर्नलिस्ट सर्वजीत सिंह साथ अनुज कुमार, इंडिया डेली 24x7 लखनऊ। सलमान त्रिपाठी सर, विपक्ष हंगामा कर रहा है सर। देखिए, विपक्ष को अधिकार है हंगामा करने का, प्रदर्शन करने का, सवाल पूछने का, लेकिन आप किसी एक घटना की आड़ में सनातन का अपमान करेंगे, वो स्वीकार नहीं है। एक हिस्ट्री शीटर, एक गुंडे मवाली को आप भगवा पहनाकर बैठा देंगे, सांसदों के चरणों में गिराएंगे, राहुल गांधी के जूतों में गिरवाएंगे, वो स्वीकार नहीं है। सनातन का अपमान करने वाला ज्ञान होगा, उसको लेकर भी तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं। इमरान मसूद कह रहे हैं कि धर्म छोड़ नहीं सकते, गाना पड़ेगा, वंदे मातरम गाना पड़ेगा, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। बिल्कुल साफ तौर पे सलमान त्रिपाठी, जिनका साफ तौर पे कहना है वंदे मातरम गाना पड़ेगा। वीडियो जर्नलिस्ट सर्वजीत सिंह के साथ अनुज कुमार, इंडिया डेली 24x7 लखनऊ। नीट पेपर लीक मामले के बाद अब सरकार पूरी तरीके से सतर्क हो चुकी है। देखिए, बीते दिनों छात्रों के हुए प्रदर्शन के बाद अब सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। अब नीट के एग्ज़ाम में कई बदलाव जो हैं वो केंद्र सरकार ने कर दिए हैं। इसके तहत अब जो भी छात्र आवेदन करेंगे और उनका जो एडमिट कार्ड होगा वो 3 हफ्ते पहले उन्हें बता दिया जाएगा कि उनका एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ होगा। इसी के साथ उसके समय में भी अब बदलाव किया गया है। अब 120 मिनट जो है वो दिया जाएगा, साथ ही साथ 720 अंक के क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम जो है वो लिए जाएंगे। इसके अलावा सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है कि जो भी एग्जामिनेशन होगा, सेंटर होंगे, वहाँ पे डिजिटल साइन करने होंगे, यानी कि जो छात्र जाएंगे वहाँ डिजिटल हस्ताक्षर होगा। और एक बड़ा फैसला जो है वो सरकार ने लिया है, जिसके तहत अब कोई भी छात्र जो एग्ज़ाम देगा उसको अपने नज़दीकी 3 राज्यों में ही उसे सेंटर मिलेंगे। हालांकि पहली प्रायोरिटी जो होगी उनके राज्य की होगी, यानी कि अगर आप दिल्ली से हैं तो आप एग्ज़ाम दे रहे हैं नीट का, तो पहली प्रायोरिटी जो सरकार की होगी आपके लिए वो दिल्ली होगी। अगर दिल्ली नहीं मिलती है तो उत्तर प्रदेश, हरियाणा या फिर राजस्थान, यानी कि जो सटे हुए राज्य हैं वहाँ पर दिए जाएंगे। इसके अलावा अगर सटे हुए राज्यों में दिया जाता है तो सबसे नज़दीकी ज़िला जो होगा वहाँ पर आपको दिया जाएगा। यानी कि अगर आप दिल्ली के रहने वाले हैं, अगर आपको दिल्ली में पहला प्रायोरिटी जो है वो दिल्ली के किसी भी ज़िले में आपको मिल सकता है, और अगर इसके अलावा दिल्ली में आपको नहीं मिल पाया एग्जामिनेशन सेंटर तो आपसे सटे हुए राज्य के सबसे पहले ज़िले में मिलेगा। यानी कि अगर उत्तर प्रदेश में आपको मिलता है तो संभवतः आपको गाज़ियाबाद भी मिल सकता है, आपको नोएडा भी दिया जा सकता है। तो ये बड़ा बदलाव जो है वो केंद्र शिक्षा विभाग ने लिया है, क्योंकि कई बार ये तस्वीरें नज़र आई हैं कि पेपर लीक के मामले जो हैं वो सामने आए हैं, और इसी पेपर लीक को लेकर छात्रों का प्रदर्शन जंतर मंतर से लेके अन्य राज्यों में भी देखने को मिला। इस कदर प्रदर्शन उग्र हुआ कि शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा। और ये नीट का प्रकरण आज से नहीं बल्कि 2024 में भी ऐसी तस्वीरें नज़र आई थी। बिहार की राजधानी पटना में कई जगहों पर छापेमारी हुई थी और इस दौरान भी कई नाम जो है वो सामने आए थे। इसके बाद एक नया कानून जो है वो इसी लोकसभा के मॉनसून सत्र में पास हुआ है, जहां पर अवधि जो है वो बढ़ा दी गई है। यानी कि अगर कोई
नीट पेपर लीक या किसी भी तरीके के क्वेश्चन पेपर लीक करता है तो उससे 5 साल से सज़ा बढ़ा के 10 साल कर दी गई है और जुर्माना जो है वो बढ़ा दिया गया है। अब इसी के तहत छात्रों की सहूलियत के लिए एक बड़ा फैसला लिया गया है, यानी कि अगर आपका नीट का एग्ज़ाम है तो आपको सबसे सटे हुए राज्यों में ही दिया जाएगा और अगर उससे पहली प्रायोरिटी आपके राज्य में सीट खाली है तो वहाँ पे आपको एग्जामिनेशन सेंटर दिया जाएगा। अगर उसमें खाली नहीं है तो आपके राज्य से सटे हुए 3 राज्यों में से किसी भी जगह आपको दिया जा सकता है जो आपसे सबसे नज़दीकी राज्य का ज़िला होगा और वो सेंटर होगा। इतना ही नहीं, सरकार ने ये भी कहा है कि अब बायोमेट्रिक अटेंडेंस जो है वहाँ पे लिया जाएगा, यानी कि पहले जो छात्र हस्ताक्षर करते थे उससे काम नहीं होगा, बायोमेट्रिक जो है वो अटेंडेंस जो है वो ली जाएगी। इसके अलावा समय का प्रावधान यानी कि 2 घंटा 120 मिनट जो है वो दिया जाएगा। साथ ही साथ 720 अंक के जो क्वेश्चंस हैं वो दिए जाएंगे। तो एक बड़ा बदलाव जो है वो सरकार ने लिया है और इसके तहत अब नीट में और नीट के एग्ज़ाम में एक बड़ा बदलाव जो है वो सरकार की तरफ से देखने को मिला। वीडियो जर्नलिस्ट कमल सिंह के साथ उत्कर्ष, इंडिया डेली, दिल्ली। पहलगाम आतंकी हमला जब हुआ था 2024 में, उसके बाद हमने लगातार देखा कश्मीर घाटी में हालात सामान्य बने हुए, लेकिन पिछले 1 हफ्ते से अगर देखा जाएगा लगातार 2 आतंकी हमले जो है दक्षिणी कश्मीर अनंतनाग और कुलगाम के ज़िले में। सबसे पहला आतंकी हमला जो है वो अनंतनाग के ज़िले में हुआ जब आतंकियों ने दिन दहाड़े एक पुलिस जवान को शहीद कर दिया। उसके बाद कुछ दिन के बाद ही कुलगाम के इलाके में 2 नॉन लोकल लेबर्स जिनका जो छत्तीसगढ़ के रहने वाले जो कामकाज के लिए कश्मीर घाटी आए थे उनको टारगेट बना के उनकी हत्या जो है वो कर। इसके बाद अगर देखा जाएगा पूरी तरफ से कश्मीर घाटी में सिक्योरिटी को 4 चौबंद किया गया है, जगह जगह पर सुरक्षा बलों की तैनाती की गई। नेशनल हाईवे से लेकर सिटी तक, सिटी से लेकर इंटीरियर एरिया जितने भी है वहाँ पे सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। वाहनों की चेकिंग की जाती है, आने जाने वाले पे भी नज़र रखी जा रही है। 2 दिन के बाद 5 अगस्त है और 5 अगस्त को लेकर भी जो है सिक्योरिटी एजेंसीज़ को ऑलरेडी थ्रेट मिला हुआ है, लेकिन उसको टैकल करने के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। जगह जगह पर नाके लगाए गए हैं। CRPF के जवान और जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों को तैनात किया गया ताकि आतंकी हमले को जो दिया गया है आगे ऐसे हमले ना हो, उनको टैकल करने के लिए पूरी तरह से गाड़ियों के साथ साथ वाहनों की भी चेकिंग और उसके साथ साथ आने जाने वाले पे भी नज़र रखी जा रही है। कुल मिला के अगर देखा जाएगा पहलगाम आतंकी हमले के बाद ये 2 ऐसे आतंकी हमले हैं जो टारगेटेड किए गए। इससे पहले भी हमने 2020-2021 में भी ऐसे टारगेटिंग किलिंग कश्मीर घाटी में देखने को मिली, जिसमें कश्मीरी पंडित के साथ साथ 9 लोगों को उसकी भी हत्या की गई। सबसे बड़ा जो चिंताजनक बात है वो है कि ये युवा जो आतंकी जो है स्मॉल वेपन्स का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पाकिस्तान से आए हुए पिस्टल्स का इस्तेमाल किया जाता है और लगातार हमने देखा पिछले 3 दिन से लगातार OGWs पे शिकंजा कसा गया। 3 आतंकी एसोसिएट जो है वो गिरफ्तार किए गए हैं। 2 दक्षिणी कश्मीर से, 1 नॉर्थ कश्मीर से गिरफ्तार किया गया। उनसे भी भारी मात्रा में असला और गोला बारूद जो है वो रिकवर किया गया है। इंडिया डेली के लिए नासिर खान, कश्मीर। 28 फरवरी 2026 को जो आग मिडिल ईस्ट में सुलगी थी वो अब अपने चरम पर आ चुकी है। अमेरिका बनाम ईरान की इस लड़ाई के अंदर जहां मिडिल ईस्ट तो झुक ही रहा है, जहां मिडिल ईस्ट पूरी तरह तबाह हो ही रहा है, लेकिन वहां कहीं ना कहीं वो तमाम देश भी आ चुके हैं जिनकी अर्थव्यवस्था उस हॉर्मूज पर टिकी हुई है। हॉर्मूज जलडमरू मध्य पर कई बार तमाम दावे करे जाते हैं, कई बार सैंक्शंस लगाए जाते हैं, लेकिन अब ये स्थिति आ चुकी है कि जो अमेरिका ये दावे करता था कि मिडिल ईस्ट के देश उसके साथ हैं, जिनके साथ वो डिफेंस डील करता है और एक क्लोज एलीज में आते हैं उसके साथ, वो देश अब अमेरिका से अपना पल्ला झाड़ रहे हैं। देखिए बात यह है कि अब जो मिडिल ईस्ट के देश हैं उन्हें समझ में आ गया है कि जो डोनाल्ड ट्रंप जो अक्सर अपने बयान बदलते हैं, कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं, कभी कहते हैं हॉर्मूज खुला हुआ है तो कभी कहते हैं कि हॉर्मूज बंद है, हमने उस पर बमबारी करी है, कभी कहते हैं ईरान तबाह हो चुका है, फिर कहते हैं कि ईरान के साथ जंग जारी है। उनके इन तमाम दावों के बाद अब डोनाल्ड ट्रंप पर जो है वो यकीन करना मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन हो चुका है अब बिल्कुल ही। अब मिडिल ईस्ट के देशों को भी समझ आ चुका है कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ रहने में कोई भलाई है नहीं और डोनाल्ड ट्रंप जितना हो सके उनसे दूरी बनाई जा सके। मिडिल ईस्ट के जो देश हैं वो अब यही कह रहे हैं कि हमें शांति चाहिए, हमें इस समझौता कर लो या अमेरिका और ईरान की जो युद्ध है वो उसे ख़त्म कर लो, क्योंकि अब जो हो रहा है वो यही हो रहा है कि मिडिल ईस्ट की जो अर्थव्यवस्था है वो धरातल में जा रही है। चाहे आप कुवैत ले लीजिए, बहरीन ले लीजिए, सऊदी ले लीजिए, जितने भी देश हैं उन सब की जो अब अर्थव्यवस्था है वो डूबती जा रही है, क्योंकि जो देश अमेरिका और ईरान के बीच में आ रहे हैं, चाहे वो तमाम देश जो मिडिल ईस्ट में नहीं भी हैं,
वो भी अब कहीं ना कहीं सब चीज़ों से उब चुके हैं। अब सबकी यही गुजारिश है कि डोनाल्ड ट्रंप एक बार शांति समझौता कर ले। हालांकि मैं बता दूं आपको, MOU साइन हुआ था अमेरिका और ईरान के बीच में, लेकिन उसके बाद भी वही डोनाल्ड ट्रंप की दोहरी नीति, वही डोनाल्ड ट्रंप की उस नीति के चलते उस MOU की पे धज्जियां उड़ाकर रह गई हैं। अब जो स्थिति वो ये है कि अमेरिका और ईरान दोनों एक दूसरे से जंग ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, किस स्टेट में पहुंच चुके हैं कि वहाँ लगातार जो है बमबारी चल रही है। अमेरिका ने भी 13 दिन लगातार बमबारी करी है, वहीं ईरान ने भी अब हॉर्मूज पर जो है नाकाबंदी और अपनी कसैल जो है वो शिकंजा जो है वो कस रखा है। मिडिल ईस्ट की मैं बात करूँ तो मिडिल ईस्ट के जो देश है वो यही कह रहे हैं कि जितना जल्दी हो सके इस युद्ध को सुलझा लीजिए, नहीं तो फिर हमारी जो अर्थव्यवस्था जो धरातल में जा रही है वो बिल्कुल तबाह हो जाएगी। मिडिल ईस्ट को समझ आ चुका है कि अब अमेरिका और ईरान के साथ इस युद्ध में और कुछ भी अब बाकी नहीं है। वीडियो जर्नलिस्ट मृत्युंजय के साथ जिया कौशिक, इंडिया डेली। इंडिया रिपोर्टर्स में फिलहाल इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, बने रहिए हमारे साथ, जल्द लौट रहे हैं। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।